We have with us Yogesh Gupta. He has cleared the Uttarakhand Judiciary 2024 results with the third rank, and we all congratulate you. Yogesh is from Rishikesh, Uttarakhand, and I think you did the online classes here, no? He did the classes online. तो योगेश बैठो, आप लोग बैठिए. हाँ प्लीज़. तो अब माइक आपका है. अब आप अपने हिसाब से बताइए इनको अपना पूरा प्रिपरेशन कैसे किया, क्या किया, कब जुडिशरी की तरफ तुम्हारा इंक्लिनेशन आया, सब कुछ बताओ. मैं बेसिकली ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ. मेरी स्कूलिंग ऋषिकेश की है 12th तक. उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने शिवाजी कॉलेज ड्यू से करी है हिस्ट्री ऑनर्स में. फिर मैंने लॉ कैंपस लॉ सेंटर से करी है, 16 से 19 बैच है. उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी थी हैदराबाद में. फिर मैंने जब आपने लॉ पढ़ लिया तो उसके बाद कहीं और इंटरेस्ट नहीं लगता. जब आपको लॉ के इंटरप्रिटेशन में मज़ा आने लगे तो और कहीं इंटरेस्ट नहीं लगता. तो फिर मेरे को था कि नहीं, जुडिशरी की ही तैयारी करूँगा. तो फिर मैंने जॉब रिज़ाइन करके सीधा मैं नेक्स्ट डे दिल्ली आया और उसी दिन आपके पास कोचिंग आया था. और वो कोविड से 4-5 दिन पहले की बात है. मैं 7 मार्च अराउंड 2020 में मैं जॉब 1 मार्च को रिज़ाइन करके यहाँ आया और मैंने एडमिशन लिया सर के पास कि भाई पढ़ना है जुडिशरी की तैयारी. तो राहुल सर से बेस्ट तो कोई है नहीं. तो उसके बाद कोविड आ गया तो हमारी सारी कोचिंग फिर ऑनलाइन हुई. मई 20 से शुरू हो गई थी. तुमने बेसिकली ऑनलाइन में ऑफलाइन में लिया होगा. हाँ जी सर. लेकिन ऑफलाइन हो ही नहीं पाया ना कोविड टाइम सर. में, तो इट वाज ऑल ऑनलाइन. हाँ जी सर, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक तो पता नहीं था ना कि क्या हो जाएगा, इतना वाइड स्प्रेड रहेगा कोविड का. तो फिर कोचिंग पूरी ऑनलाइन रही है. प्रिपरेशन ऑनलाइन मेरे हिसाब से बेटर रही है और बहुत एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें हम सिलेबस 3 क्लास 4 क्लास सिर्फ पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन है, और कुछ तो था नहीं मेरे पे करने के लिए. तो मैं सिर्फ 2 क्लास लेके बचे हुए टाइम को वेस्ट नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी. तो मैंने 3 कई बार 5 क्लासेस भी लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आते रहते थे. 21 और 22 से एग्ज़ाम्स आते रहे तो मैंने 5 क्लास भी लगाई है. मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था MP का 2021 में, प्री दिया था. मार्च में हुआ था सर वो, मार्च 21. 6-8 महीने हुए थे सिर्फ कोचिंग के. तो लकीली प्री क्लियर हो गया था. और कहते हैं ना कि जब सर पढ़ाते तो एग्ज़ाम के हॉल में सर की बातें रिकॉल हो रही होती हैं. तो वो प्री मेरे हार्डवर्क तो क्या रहा होगा उस समय, कुछ क्वेश्चन सीधा सर के पढ़ाए हुए आ गए थे और सीधा उस समय रिकॉल होते कि अच्छा ये क्लास में सर ने पढ़ाया है. क्योंकि 6 महीने में तो प्री की क्या ही मतलब, उस समय तैयारी कितनी होती है. तो लकीली वो प्री क्लियर हुआ था. मेंस तक तो प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई थी, तो मेंस क्लियर नहीं हो पाया था. फिर मैंने 22 से एग्ज़ाम दिए. हरियाणा का दिया, प्री दिया, मेंस दिया. दिल्ली का प्री दिया था, मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था. और फिर MP का प्री मेंस दिया था. मेरी कमियां की थी. देखिए, तैयारी तो कैसे करनी है वो सर से बेस्ट कोई नहीं बता सकता. मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी गलतियाँ की थी, जिसके कारण ये जो सक्सेस मिला उसमें इतनी देर क्यों लगी. अदरवाइज़ 22 में भी सक्सेस मिल सकती थी. मेरी गलती थी, मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी, जो मेरी मेजर मिस्टेक थी. और वो चीज़ मैं तो नहीं कहूँगा कभी कोई करे, क्योंकि सर हुआ गया 21 में मेरे थोड़ी तबीयत ख़राब रही तो फ्लो टूट गया था. मैं सिर्फ क्लास ले पा रहा था, रिवीजन, क्योंकि वो मेन टाइम था याद करने का, उस समय याद नहीं हो पाया. और जब हरियाणा का मेंस है तो उस समय मैं याद करने में लगे कितना सिलेबस याद हो जाए, और फिर मैं आंसर राइटिंग कर नहीं पाया. मैं आंसर नॉलेज वाइज ठीक लिख ले रहा था. मैंने कृष्णा सर को आंसर कॉपी भेजी थी, तो कृष्णा सर का फीडबैक था कि नॉलेज इज़ फाइन, फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग एंड हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. मैं क्या सर, जैसे आप रेजिड्यू डाटा पढ़ा रहे थे, MP में क्वेश्चन आया था, मैंने सेम पर्पस, पॉलिसी सब लिखा, एसेंशियल्स लिखे, सारा कुछ लिखा, केस लॉ, कंस्ट्रक्टिव रेजिड्यू डाटा था वो भी लिखा. बट मेरी गलती थी, 3 पेज का आंसर मैंने एक ही पैराग्राफ में लिखा. 3 पेज एक ही पैराग्राफ में, कोई लाइन चेंज नहीं करी, कोई अंडरलाइनिंग नहीं करी. वो मिस्टेक, अब एग्जामिनर 8 में से 6 देगा, अगर वो मैं ब्रेक कर करके लिखूंगा, उसमें मुझे मिले 4 नंबर. तो पैराग्राफ चेंज ही नहीं किया तुमने. सर लॉ आता है, लॉ लिख दो बस. मैं लॉ लिखता गया सारा, और वो चीज़ भूल गया कि एग्जामिनर को पढ़ना भी है. तो कृष्णा सर का यही फीडबैक था, आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनना है, थोड़ा उस सिंसेरिटी से लिखिए. आप ऐसे कैजुअल वे में लिख ले रहे हो, और ताकि एग्जामिनर पढ़ ले खुद से. तो वो गलती मेरी थी, तो मैंने सुधारी. और उसका रिजल्ट ये कि उत्तराखंड जिसमें इतनी कम सीट्स होती है और वो क्लियर हुआ. जस्ट कि मेरी
आंसर राइटिंग और हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन की मिस्टेक थी। वो अगर मैं सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करता, कृष्णा सर को आंसर शीट नहीं भेजता, वो फिर वही गलती रहती सर। तो वो गलती जब तक नहीं सुधारोगे, हमेशा अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और अपने फेलियर से सीखना चाहिए। और अगर सर की बात सिंसियरली मानते रहोगे तो फेलियर मिलेंगे भी नहीं देखने को। हाँ, सिंसियरली मानते तो हैं सब। हाँ, नहीं मानते तो है सर। हाँ, मानते तो हैं। हाँ। मैं लॉ पढ़ते में तो सिंसियर था पूरा सर, बट वो आंसर राइटिंग, वो शुरू से हैबिट नहीं रही ना आंसर राइटिंग की, तो उस चीज़ में मेरे को कमी रह गई। तो तुमने कैंपस लॉ सेंटर के बाद फिर पहले 1 साल जॉब किया होगा? हाँ जी सर। अच्छा, उस समय जुडिशरी का नहीं सोचा? सर जुडिशरी का मन तो पहले से था, मैंने कहा जॉब के साथ तैयारी कर लूँगा, बट फिर फिजिबल लगा नहीं कि जॉब के साथ तैयारी हो नहीं पाएगी। जॉब क्या कर रहे थे? कॉर्पोरेट से? कॉर्पोरेट में थे सर। लीगल वर्क प्लस मैनेजमेंट का जॉब था। अच्छा 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 अच्छा। चलो, वो एक्सपीरियंस काम आएगा तुमको जुडिशरी में। हाँ जी सर, एक्सपीरियंस। एक साल सीखा होगा ना इसने जॉब हाँ में, जी। वो काम आएगा। लेकिन ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग भी जॉब करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, जॉब के साथ नहीं हो पाती तैयारी। एक बार में एग्ज़ाम निकाल लो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। और बताओ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा? सर फादर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करते थे, अब तो रिटायर्ड लाइफ है। ब्रदर है, भाई सीए है, वो भी हैदराबाद जॉब करता था, तो उसके कारण ही मैं वहाँ चला गया था जॉब करने। अच्छा। तो वो तो भी वहीं जॉब करता है सर। और ये सर भाई और फादर मदर हाउस मेकर है। चलो, मतलब लॉ से रिलेटेड कोई नहीं है? नहीं, लॉ से ये तो लॉ करने का सर मोटिवेशन और क्या कहते हैं, बचपन में वो बीज बोया पिताजी ने था, क्योंकि फादर ने 1975 में कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन लिया था लॉ में, बट वो 5-6 महीने पढ़ने के बाद परस्यू नहीं कर पाए लॉ। तो उनको हमेशा से था कि बेटा लॉ करे, तो वो चीज़ मैंने फिर CLC से लॉ करके उनका सपना पूरा किया। अभी तो बहुत खुश होंगे हाँ जी। जज बनने के बाद? हाँ जी सर। योगेश से रिजल्ट के बाद मेरी बात हुई थी। मैं योगेश बोल देता हूँ। हाँ जी सर। तो मेरी बात हुई थी, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इट वॉज अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन। हाँ जी। और अपना इंटरव्यू का बताओ, एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी लिखे। इंटरव्यू मेरा मोर और लेस 35 to 40 मिनट्स चला। जनरली उत्तराखंड में 30 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है, और बोर्ड के पैनल में 6 मेंबर्स होते हैं। ऑनरेबल जस्टिस होते हैं जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, सेकंड चेयरमैन UKPSC के, और 4 लॉ के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू होता है, राउंड टेबल होता है, तो वहाँ के इंटरव्यू का बोर्ड सर और बड़ा राउंड टेबल था। तो 2 जैसे जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस और चेयरमैन सर तो सामने बैठे थे, 2 जूरिस्ट 2 प्रोफेसर्स एक इस कॉर्नर में एक इस कॉर्नर में बैठे थे, क्योंकि और क्वेश्चंस प्रोफेसर्स ने शुरू करे थे। तो हम एक तरफ प्रोफेसर को देख रहे थे, तो हम पूरा पैनल देख नहीं पा रहे थे। और क्वेश्चन जैसे 40 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, तो क्वेश्चन भी बट नेचुरल लंबे चल रहे थे, और वो फ्रेम ऑन द स्पॉट कर रहे थे, और सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। उन्होंने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा, सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। और इंटरव्यू में एक आध एक्सपीरियंस शेयर भी करूँगा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आई है इंटरव्यू में। क्वेश्चन बता सकता हूँ सर? हाँ। पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे वेजर एग्रीमेंट के सिचुएशन बेस पे, कि हरिद्वार की लोकसभा सीट है, 2 दोस्त हैं, उन्होंने कहा अगर ये जीतता है तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, दूसरा जीतता है तो मैं 5,000 दूंगा। और चुनाव के रिजल्ट आ गए, अब वो एक हार गया, और दूसरा बंदा कह रहा है कि रुपए दो, और वो रुपए दे नहीं रहा। अब बताओ कि तुम क्या करोगे, इसमें क्या रेमेडी है? So answer, as per factual matters, it is an agreement which is the nature of wager, it falls under section 30 and agreement is void। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर काउंटर क्वेश्चन है, अच्छा सेक्शन 30 का कोई एक्सेप्शन भी है? तो मैंने कहा सर प्रोवाइजो है, वो हॉर्स रेसिंग के में प्लेट और 500 रुपीज़ और अपवर्ड्स का वो है। तो क्वेश्चन आया सर का, इट इज़ 500 रुपीज़ अपवर्ड और बिलो। तो लकीली किसी प्री में वो क्वेश्चन आया था, तो मुझे एग्जैक्ट याद आ गया, हाँ अपवर्ड वर्ड यूज़ हुआ है। तो फिर उन्होंने पूछा इसका लॉजिक क्या है, और लॉजिक सर मैंने उस डेप्थली पढ़ा नहीं था वो, तो मैंने कहा सर लीगली आई एम नॉट एबल टू आंसर, बट लॉजिकली सर 1872 का एक्ट है, और उस समय 500 और उससे ऊपर की अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, फॉर दैट पर्पज इट मे हैव बीन देयर, और ये करके मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन कंपनीज एक्ट पूछा, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा सर, उन्होंने पहले पूछा कंपनीज एक्ट पढ़ा है, मैंने कहा सर लॉ फैकल्टी में पढ़ा था। देन ही आस्क्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन कंपनीज एक्ट।
अब जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्लास इंटरव्यू की ओरिएंटेशन होती थी तो कहते थे कि ऑलवेज ट्राई टू आंसर बट डोंट ब्लफ द एग्जामिनर, इंटरव्यू बोर्ड। तो मैंने परमिशन ली, सर लीगली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कंपनीज एक्ट बट आई कैन को रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर मैंने कहा सर इफ़ यू अलाउ मी टू आंसर लॉजिकली, सर लॉजिकली वाली लाइन मुझे नैन्सी दीदी ना उनसे मैंने इंटरव्यू से पहले बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि मैंने को जो आंसर नहीं आते मैं लॉजिकली पूछ के जवाब दे देती थी। नैन्सी छाबड़ा। हाँ जी। तो वो लाइन मैंने फिर उनसे बोला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से रजिस्टर्ड होते तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पार्ट हो सकते हैं। तो फिर बोर्ड ने कहा नहीं ये सही आंसर है। मुझे एग्जैक्टली उस समय नहीं आता था, अगर मैं उस समय ब्लफ करता कि यही आंसर है और वो गलत हो सकता था, बट लकीली वो सही रहा। बट जब आपको नहीं आता तो डोंट बी श्योर, लॉजिकली और परमिशन लेके कह लो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, इफ़ यू अलाउ मी टू गेस इट और आंसर इट लॉजिकली। तो उसके बाद सर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट और कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट दया भागा में है कि नहीं है। सिचुएशन दी थी वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स देते हुए कि उधर है कि नहीं है। फिर उन्होंने मुस्लिम लॉ में कंफ्यूज करने की कोशिश की कि मुस्लिम लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। फिर दूसरे जो प्रोफेसर्स ने मुझे पूछा कि एडल्ट्री के ऊपर सिचुएशन दी कि हस्बैंड एंड वाइफ है और एक एडल्ट्री रिलेशनशिप हो रहा है तो इसमें क्या क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा। तो क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, तो जोसेफ शाइन की जजमेंट बता दी। तो फिर सर क्वेश्चन आता है कि फिर अदर रेमेडीज़ क्या है। पूछना चाहते थे वो डाइवोर्स का ग्राउंड, तो मैं डाइवोर्स के ग्राउंड पे ले गया। तो फिर उनका क्वेश्चन आया कि अगर दूसरा स्पाउस, अगर हस्बैंड करता है एडल्ट्री या वाइफ करती तो क्या एक ही के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए? दोनों के लिए आइदर ऑफ देम डज इट, इट इज़ एन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो फिर दूसरा उन्होंने फैक्ट बेस बनाया डेजर्शन का, वो बिपिन चंद्र वर्सेस जयसिंह भाई आपने सबने पढ़ा होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाया कि हस्बैंड यूएसए में है तो वहाँ वो पहले रिलेशन, मतलब डेजर्शन का बड़ा लंबे फैक्ट्स बनाए बहुत। और वो मेरे हिसाब से सर ये था कि मैं पेशेंसली सुन कितना रहा हूँ, आपके लिसनिंग का टेस्ट हो रहा था। 1-2 मिनट क्वेश्चन बनाने में फ्लो टूट जाता है कि हम पैनिक भी होते हैं उस समय कि जल्दी जवाब देना है। तो पेशेंस इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंसली कामली पूरा क्वेश्चन सुने, 1-2 सेकंड का पॉज लेके जवाब दें तो आप सही आंसर दे पाएंगे। तो उन्होंने डेजर्शन पे पूरा सवाल बनाया, जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कंटिन्यूस वर्ड वहाँ पे यूज्ड है कि नहीं है, कि कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मैं उस समय सर एग्जैक्टली वो वर्ड रिकॉल नहीं कर पाया कि कंटिन्यूस वर्ड एग्जैक्टली है कि नहीं है। मैंने कहा सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता बट आई एम श्योर कि एक एसेंशियल है कि कंटिन्यूस 2 ईयर्स होना चाहिए। तो वो करके आंसर दिया। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया डिफेमेशन पे कि क्रिमिनल ऑफेंस भी है, सिविल ऑफेंस भी है, दोनों की सिचुएशंस बनाई। तो उन्होंने कहा डिफेमेशन बताओ। मैं आंसर देने लगा, वो समझ गया कि आंसर आता है, तो उन्होंने क्वेश्चन बदल दिया। उसमें आपका सर एक बहुत अच्छा एविडेंस एक्ट में पढ़ाई हुई चीज़ वो काम आई, जनरली हमें नहीं पढ़ते चीज़ वो। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है, उसकी किसी की इज्जत 1 करोड़ की भी हो सकती है, किसी की 50 लाख की भी हो सकती है। वो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे थे। किसी की रिस्पेक्ट कुछ हो सकता है, किसी का कुछ नुकसान होगा डिफेम में, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे डैमेजेस? आंसर क्लियर आंसर सर का पढ़ाया हुआ। सर ने हमें एविडेंस एक्ट में सेक्शन 12 पढ़ाया है। आपने डैमेजेस के हिसाब से कि क्या क्या रेलेवेंट फैक्टर्स डैमेजेस में आते हैं वो आपने सेक्शन 12 के अंदर एडमिसिबल करवाए। तो मेरा क्लियर आंसर था सेक्शन 12 में रेलेवेंसी ऑफ एक्ट्स में जो जो फैक्टर्स डैमेजेस डिटरमाइन करते हो सेक्शन 12 एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है उनका। उन्होंने उसके बाद फिर सवाल नहीं, उन्होंने ओके, मतलब हम जनरली सेक्शन 12 कभी नहीं पढ़ते, नॉर्मली नहीं पढ़ते। वो सर आपने डीजेएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, क्वेश्चन का उसमें आंसर डिक्टेट करवाया था। तो उसलिए मुझे मैं वो क्वेश्चन में सर वो जो पूछ रहे थे कि डैमेजेस कैसे क्या होगा, अगर मैं उसमें फैक्टर्स बताने बैठ जाता तो वो आंसर नहीं दे पाता। एप्ट आंसर 12 था एविडेंस एक्ट का, और वो हम जनरली पढ़ते नहीं है कभी भी। वो आपकी नोट्स, आपकी वो पढ़ाई हुई चीज़ एग्जैक्टली उस समय रिकॉल हो गई, तो वो एकदम एप्ट आंसर है उस समय के लिए। फिर एक टाइम ऑफ एसेंस के ऊपर उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि मैंने टैक्सी बुलाई है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, वो सब कि मेरे को डिले छोड़ रहे, तो उस पर क्वेश्चन था। फिर एक सेक्शन 311 CRPC पे क्वेश्चन था कि व्हेन कोर्ट विल नॉट अलाउ सेक्शन 311 CRPC एप्लीकेशन। तो उसमें सीधा एक सर की बात याद आई, इट विल नॉट बी अलाउड टू फिल द लेक्यूनास ऑफ द केस इफ द पार्टी इज नेग्लिजेंट व्हेन ऑन इट्स ओन स्टेज, देन द कोर्ट विल जनरली नॉट अलाउ इट।
तो उसका एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर क्वेश्चन आया कि कब अलाउ करेंगे, तो फिर आपका सर वो पढ़ाया हुआ सेकंड पार्ट में शैल वर्ड है, जस्ट एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन। तो मुझे वो लाइन याद थी आपकी, मैंने वही कोट करी कि एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन। और उसमें सर आपका एग्जाम्पल लिखाया हुआ था कि एलिबाई अगर डिफेंस एविडेंस में होती है तो प्रोसिक्यूशन को तो 300 में बट नेचुरल राइट होना ही चाहिए। तो वो वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया उस समय। वही है, अगर सर की क्लास की बात ढंग से पढ़ो और रिवाइज नोटबुक्स ढंग से करो तो आपको जनरली, आप इंटरव्यू से पहले इतना सब नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, बट पढ़ाई हुई चीज़ सर की उस समय जरूर रिकॉल होती है। फिर एक क्वेश्चन था कि सर सेपरेट प्रॉपर्टी है फादर की, उसमें सन रहता है, सन के बच्चे भी हैं, और क्या फादर उस सन को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर सकता है एज पर टीपीए। तो मुझे टीपी में सर रिकॉल नहीं हुआ उस समय कि टीपी में कोई प्रोविज़न ऐसा है हो। तो फिर मैंने कहा सर टीपी में तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट मैं हिंदू लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी सेपरेट है तो फादर की सोल ओनरशिप है, कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी पे। फिर मैंने शेयर्ड हाउस होल्ड डोमेस्टिक वायलेंस से कुछ बोला, उन्होंने टीपीए से बताओ। तो मैंने कहा सर एग्जैक्टली टीपीए का तो नहीं पता, बट एज पर लॉ इफ इट इज हिज सेपरेट प्रॉपर्टी ही कैन डू एनीथिंग बट ही वांट्स टू डू विद हिज प्रॉपर्टी, एंड द सन बीइंग अ मेजर ही हैज़ नो पर से राइट। मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकती है बट लीगल राइट नहीं है। फिर ऑनरेबल जस्टिस पूछते हैं सवाल एनजेसी पे कि एनजेसी सुना है। मैंने कहा एनजेसी की जजमेंट क्या थी, तो वो सर ने पढ़ाई थी 4:1 जजमेंट थी, वो बता दी। तो उसके बाद एनजेसी बता दी, तो जस्टिस कहते हैं अच्छा फिर तो एनजेसी के बाद कॉलेजियम रिस्टोर्ड हो गया। मैंने कहा यस सर। फिर काउंटर क्वेश्चन आता है सर का, कॉलेजियम वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, फिर ये कहाँ से कॉलेजियम यूज़ हो रहा है। तो मैंने वो एग्जैक्टली आफ्टर द कंसल्टेशन वाले वर्ड को यूज़ करके बोला कि वो आफ्टर द कंसल्टेशन से डिराइव्ड हुआ है कॉलेजियम सिस्टम। तो उसमें हैप्पी हो गए। फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस पूछा, आर्टिकल 14 में कैसे है। फिर पूछा कि कमीशंस अपॉइंट करने के सीपीसी में क्या प्रिंसिपल्स है, कि आप कमीशन क्यों कब अपॉइंट करेंगे। तो सर उसने सेक्शन 75(6) सीपीसी का बोला और एक एग्जाम्पल दे दिए कि भाई अगर जैसे प्रेसिडेंट का या गवर्नर का एविडेंस कराना है तो कमीशन इशू हो जाते हैं, या फिर पार्टीशन करना है प्रॉपर्टी का या पोजीशन एक्चुअली किसका एसरटेन करना है तो कमीशन इशू हो जाते हैं। तो वो चीज़ बोल दी। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मैंने ओपन एंडेड दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, जॉब तो कर रहे हैं, तो उनका एम्प्लॉयर कौन है। भाई दे आर सर्विंग, तो उनका एम्प्लॉयर तो होगा। अब इसका सर आंसर क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे नहीं उस समय रिकॉल हुआ। तो मैंने कहा सर लीगली आई कैन नॉट रिकॉल बट लॉजिकली इफ़ यू अलाउ मी टू आंसर, तो सर अदर जजेस के लिए चीफ जस्टिस हो सकते हैं, और फॉर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट में बी द बिकॉज प्रेसिडेंट ओथ देते हैं। फिर मैंने कहा सर सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है। तो सर आई विल लाइक टू गिव एन ओपन एंडेड आंसर टू इट, कि क्लियर कोई आंसर नहीं, क्योंकि मुझे क्लियर आंसर पता नहीं, तो मैं कोई ब्लफ भी नहीं करना चाहिए, और जब जितना आता है उसको हम्बली प्रेजेंट करो। तो फिर एक आध क्वेश्चन सर और पूछे होंगे। फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने नाजोलैंड पूछा। तो नाजोलैंड मुझे एग्जैक्टली हमारे यूपी ZLR में नहीं है, वो यूपी रेवेन्यू एक्ट में है, तो वो यूपी में पड़ी थी, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं आता था। तो मैंने गेस करते हुए लॉजिकली उसकी डेफिनेशन बताई सही, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता, मैं एग्जैक्टली बोल दूँ तो मैं गलत हो जाता, तो मैंने लॉजिकली बताया। फिर मैंने कहा सर इसको यूपी ZLR में 132 है, उसके लैंड इन विच भूमिधरी राइट डज नॉट एक्रू, तो उससे क्योंकि पब्लिक पर्पसेस की लैंड दोनों होती है तो वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसमें आप लीज पे दे सकते हैं, तो मैंने कहा सर गवर्नमेंट लेसी का प्रोविजन तो यूपी ZLR में नहीं है, बट उसको आसामी दे सकते हैं 198 में। जनरली हम इंटरव्यू के लिए यूपी ZLR नहीं पढ़ के जाते, बट मैंने लकीली एक रिवाइज ले लिया था, वो मेरठ सेक्शन यूज़ आ गए उस समय से। इंटरव्यू के लिए कभी कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहिए, एक बार गो थ्रू सारे सब्जेक्ट्स करने चाहिए, क्योंकि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ लिया, फैमिली लॉ पूछ लिया, CRPC पूछ लिया, एविडेंस पूछ लिया, कॉन्स्टी पूछ लिया, यूपी ZLR पूछ लिया, कुछ नहीं छोड़ा, IPC भी पूछा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। CPC भी पूछा है। फिर एक क्वेश्चन सर उन्होंने उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप पे समनिंग वाला शुरू किया था इनिशिएटिव, तो वो पूछ लिया कि कुछ सुना है ऐसा। मैंने कहा ये सर ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी ने ये इनिशिएट किया है। तो फिर क्वेश्चन आया कि ये इसमें क्या हम लोग भी मैसेज भेज सकते हैं,
तो मैंने वो लाइव लॉ का पूरा एंड तक नहीं पढ़ा था, तो उसमें वन वे है वो मेरे को पता नहीं था। तो मैंने कहा सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, अलाउ मी टू आंसर लॉजिकली। तो ये जनरली एडमिन सुप्रीम कोर्ट से ही भेज सकते हैं, हम नहीं भेज सकते होंगे। तो लॉजिकली आप ट्राई करो आंसर देने के लिए, अगर वो आंसर सही होता है तो एग्जामिनर ज़्यादा खुश, इंटरव्यू ज़्यादा खुश होता है कि बच्चे ने ट्राई किया। और यही था सर, और एक दो क्वेश्चन और भी रहे होंगे, इतना मोटा मोटा ये तो काफ़ी लंबा चला था। वो क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे फ्रेम कर करके, क्योंकि हर बच्चे के लिए उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए, किसी से कुछ पूछा, किसी सबको फैक्ट बेस्ड कर करके पूछा इस बार। और इंटरव्यू बोर्ड में माहौल कैसा था? हाउ वाज द? बहुत कॉर्डियल था, बहुत सिंपल था। और एक चीज़ मुझे नैन्सी दीदी और एक अनूप भैया हैं जिनके पिछली बार फर्स्ट रैंक आई थी, आईजीपी के स्टूडेंट आपके सर, तो उन्होंने भी कहा था कि उत्तराखंड में हम जो जैसे वैसे ग्रीट करते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, तो उत्तराखंड में हम जो सीनियर जजेस होते हैं उनको प्रणाम सर कह सकते हैं। तो आप हैंड फोल्ड करके प्रणाम सर करके अपने आप को वहाँ ग्रीट कर सकते हैं। तो मैंने उसी से किया था। और सर जैसे क्वेश्चन इतना लंबा लंबा चल रहा था तो मैं बीच में ये सर के साथ हाँ जी सर भी बोल ले रहा था, कि वैसे तो हम जैसे इंग्लिश में आंसर दे रहे तो इंग्लिश में ही देंगे, बट वो कुछ हिंदी भी यूज़ करने पे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपको लोकल कल्चर पता है उत्तराखंड का। वहाँ वैसे भी हिंदी में, लोअर कोर्ट में तो हिंदी में ही होना है ना? हाँ जी सर। उत्तराखंड में, यूपी में, हर जगह हिंदी में ही होना है। ये सर। लोअर कोर्ट्स में। ये सर। ठीक है। अच्छा, तुमने प्रेजेंट डे लॉ वाला कैसे तैयार किया था? हाँ जी सर। प्रेजेंट डे में इस बार सर ट्रिक हुई, अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन और लेटेस्ट केसेस और लेटेस्ट जजमेंट्स और लेटेस्ट एक्ट्स पूछते थे और जनरली वही प्रिपेयर करके जाते थे। इस बार उन्होंने सर एक भी लेटेस्ट एक्ट और केसेस नहीं पूछा। अच्छा। इस बार सब उन्होंने स्टैटिक पूछा, जैसे मैंने एनजेसी का बोला, उन्होंने एनजेसी का क्वेश्चन पूछा, और ये 10 साल पुरानी जजमेंट है, जनरली उत्तराखंड कभी नहीं पूछता, और इस बार पूछा। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरफ से तैयार करके जाना चाहिए आज अब से, तो क्योंकि जनरली प्रेजेंट डे के हिसाब से हम सर करंट ही पढ़ के जाते हैं। तो सर ने कृष्ण सर हमने पूरा लाइव लॉ से करंट ही पढ़ा हुआ था, और पुराना आ गया। एक आई नालसार की जजमेंट जो ट्रांसजेंडर पे थी, वो दोनों 2014 की जजमेंट और क्वेश्चन रिपीट हुए। जनरली प्रेजेंट डे में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट उन्होंने पहली बार रिपीट किया सर। तो एक तो जूरिस्प्रूडेंस आता है, एक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लेटेस्ट केसेस। अब तो लैंडमार्क केसेस पुराने भी पूछने लग गए हैं। और जैसे इस बार क्वेश्चन आया था असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्सट्रेडिशन बिगेन, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ काउंसलर्स, और ये जनरली कभी नहीं पूछा गया था। तो मेरे को था कि क्योंकि प्रेजेंट में कभी रिपीट नहीं करते क्वेश्चन, तो मुझे था कि ये आएगा, और मैं उसका आंसर बना के गया था पेपर के लिए, कि पहले मैं जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में बेसिस लिखूंगा, 3 प्रिंसिपल्स लिखूंगा, फिर इंटरनेशनल वेना कन्वेंशन लिखूंगा, फिर इंडियन स्टैट्यूट लिखूंगा उसमें, और फिर क्या क्या इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस है डिप्लोमेटिक मिशन को और डिप्लोमेटिक काउंसलर को, वो सब लिखूंगा। तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया। और पर्सोना नॉन ग्रेटा का प्रिंसिपल है वो लिखूंगा। और उस समय प्रेजेंटली कैनेडियन एम्बेसडर्स को कुछ वो इशू में था भी, आप सितंबर के देखेंगे करंट, तो कैनेडियंस उनको एम्बेसडर्स को इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर भी किया था। तो मैंने वो भी अपने उसमें आंसर में इंक्लूड करा। और जो मैंने गलती पहले के एग्जामों में करता था कि एक ही पैराग्राफ में पूरे आंसर कर देता, वो गलती नहीं करी सर। मैंने पहले हेडिंग डाली बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, उसमें तीनों प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे, क्योंकि हमें 4 पेज का आंसर लिखना था और अनरूल्ड शीट थी और 15 मार्क्स का होता है। पहले पूरे बेसिस लिखे, फिर मैंने वेना कन्वेंशन के स्टैट्यूट्स के कुछ आर्टिकल्स लिखे, फिर मैंने इंडियन जो एक्ट है उसका सेक्शन 9, 16 जो भी थे वो लिखे, फिर मैंने पर्सोना नॉन ग्रेटा एक्सप्लेन किया, फिर मैंने प्रेजेंट डे की हेडिंग डाल के कि कनाडा का जो इशू है वो एक्सप्लेन किया। तो क्रोनोलॉजी और प्रेजेंटेबल आंसर लिखे, इसलिए थोड़े जैसे हर क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे होते अच्छे, तो अगर एक आंसर थोड़ा एवरेज लिख रहे हो, बाकी आप अच्छे लिख रहे हो, तो कवर अप हो जाता है, ऑन एन एवरेज अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और इस बार इन्होंने नंबर भी अच्छे दिए है, पिछली बार से थोड़ी इंक्रीज़ किया नंबर। मेरे 92 है 150 में से प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे? हाँ जी। और हाईएस्ट 93 है। और इसमें सर जैसे नालसा की जजमेंट थी ट्रांसजेंडर पे सर, वो तो सर मैंने बहुत उसमें ट्रांसजेंडर में नालसा में क्या जजमेंट रही वो 4 पेज में लिखना बहुत बड़ा टास्क है सर। ब्रीफली तो 3-4 पॉइंट्स से जो लिखने के थे, तो उसमें 4 पन्ने कैसे आप कवर करेंगे ताकि इंप्रेशन पड़े कि एग्जामिनर उसमें भाई 15 में से आपको 12 नंबर मिले, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे ना। आप तो ब्रीफली लिख दोगे तो 7-8 नंबर मिलेंगे।
तो मैंने फिर सर की बात वही कि पहले प्रीएम्बल थोड़ा लिखा, आर्टिकल 21 लिखा, 14 लिखा, उसे कोरिलेट कि नालसा की जजमेंट का बेस बनाया। फिर मैंने एक पेज में कंटेंशंस लिखी, जो जजमेंट आई है वो कंटेंशंस भी रही है, तो एक पेज मैंने कंटेंशंस लिखी। फिर मैंने एक पेज जजमेंट लिखा कि उसमें पॉइंटर्स में कि ये पॉइंट अपहेल्ड करे, 7-8 पॉइंट जजमेंट के, 7-8 पॉइंट कंटेंशंस के रखे, और पहले 2 पेज पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और आर्टिकल, क्योंकि 21 और 14 से रिलेटेड है। इसमें मैंने जैसे जो पुट्टा स्वामी जजमेंट है उसमें, और साबरीमाला जजमेंट हो गई, और नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ साइन, इन तीनों में प्रिंसिपल्स तो वही 14, 19 और 21 के यूज़ हुए थे कि 15(3) में सेक्सुअल ओरिएंटेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वही चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट लिखे, क्योंकि वो जजमेंट पुरानी थी 14 की, तो वो मैं जजमेंट साइट नहीं कर सकता था, बट वो चीज़ें जो आपने पढ़ाई थी वो चीज़ें मैंने बेसिस में पूरा लिखा, और कंटेंशन में भी वो चीज़ें लिखी, और जजमेंट में भी वही चीज़ें डाल दी कि उस ग्राउंड पे जैसे कंटेंशन लिखी 15(3) और 19(1) में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन में भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो 19 का वायलेशन है, वैसे 21 का वायलेशन राइट टू प्राइवेसी में हो रहा है कि इंडिविजुअल डिग्निटी ऑटोनॉमी से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आप को रिलेट कर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा बट आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर रहे एग्जाम में, वो नंबर फैच करते हैं। बट ब्लफ मत करना कभी भी, गलत चीज़ में लिखना, टॉपिक से रिलेटेड ही, और ब्रॉड पिक्चर लिखोगे तो एग्जामिनर को लगता है कंप्रिहेंसिव आंसर लिखा है। तो वो चीज़ सर मैंने यूज़ करके वो आंसर लिखा, क्योंकि एग्जैक्टली तो नालसा की जजमेंट एक पेज में ही लिख सकते थे, 4 पेज कैसे लिखते हैं। अभी करवाया इवनिंग बैच में कॉन्स्टिज इन लोगों ने किया होगा ना? हाँ जी, अभी कराया वो। हाँ। तो आपने सर उसमें पुट्टा स्वामी में पूरी डिटेल्ड में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, स्पेटल ऑटोनॉमी पूरा लिखवा रखा था, तो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिख दी। क्योंकि और तो सर उसमें तो मेन तो यही था कि थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया है, फॉर्म्स में एक कॉलम किया है कि थर्ड जेंडर का होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। बेसिक तो 4-5 गाइडलाइंस ही याद रहती है। तो बट अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और एसेंस पता है, सर का पढ़ाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन याद है, तो आप उसको कोरिलेट करके लिख सकते हैं। आर्टिकल 14, 19, 21। हाँ जी, तो वो तीनों को रिलेट करके मैंने वो आंसर अटेम्प्ट किया था सर। चलो ग्रेट। और मार्क्स कितने आए तुम्हारे? मार्क्स आ गए? हाँ जी सर। इंटरव्यू में कितने आए? इंटरव्यू में 61 है सर। 61 100 में से। ठीक है। हाईएस्ट 62 है। है। हाँ जी सर। और मेंस में? सर मेंस में 508 है। और हाईएस्ट कितना गया है? 537। 537। हाँ जी सर। टॉपर का ही होगा? हाँ जी सर। 537 है, फिर 516 है, और फिर मेरा 508 है। मेरे सर नंबर कुछ कम रहे सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में, प्रेजेंट डे और उसमें लोकल लॉ वाले में UPZLR में बहुत अच्छे नंबर है। UPZLR में सर 140 आए हैं 200 में से। अच्छा। बट प्रोसीजरल में सर मेरी गलती रही। और मैं एक चीज़ सबको कहूँगा भी, क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। सर सिचुएशन होती है प्लेन WS की, फैक्ट्स पढ़ लिए मैंने, प्लेन है ABWS, ठीक है, और क्या पढ़ना क्वेश्चन। और उन्होंने B में WS के नीचे लिखा था इशू फ्रेमिंग ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग फ्रेम द इश्यूज, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। हाँ। अच्छा। तो वो एक ये है सर कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। कि मैंने भी DJs दिया था तो मैंने वो चीज़ ध्यान में रखी, वो गलती ना करूँ, क्योंकि हमेशा अगर इशू फ्रेमिंग मुझे नहीं आती होती तो रिग्रेट नहीं होता। अब जबकि आती थी, पढ़ाई हुई थी, तब मैं अटेम्प्ट नहीं करा तो ज़्यादा रिग्रेट होता है। कि आता हुआ क्वेश्चन आप मैंने 10 नंबर रहे नहीं 8 नंबर होंगे उस क्वेश्चन के, मैं आता हुआ क्वेश्चन छोड़ आया, तो वो चीज़ें गलती नहीं करनी चाहिए हमें। हाँ, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए भाई। हाँ, अगर कुछ छूट गया तो उतने मार्क्स कट जाएंगे। चलो ठीक है। और कुछ इनको मोटिवेट करने के लिए कहना चाहते हो? मैं सर एक ब्रीफ में UPZLR पे कह देता हूँ, बच्चों को थोड़ा डर रहता है UPZLR से। मेरे नंबर ठीक आए उस पर मत जाना, बट जनरली मार्किंग UPZLR और क्रिमिनल लॉ के पेपर में अच्छी होती है, ठीक होती है। मैंने जैसे पिछले साल की भी आंसर शीट्स देखी थी RTI से, अनूप भैया थे वो निकले, तो उनकी मेरे पे RTI की शीट्स का एक्सेस था, तो मैंने वो देखी थी कि किस हिसाब से नंबर मिलते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन पे नंबर दे रहे हैं, तो वो चीज़ें मैंने ट्रिक यूज़ करी थी एग्ज़ाम में इस बार। तो मैंने सिर्फ बेरेक्ट पढ़ा था और RR मौर्य, वो भी कुछ टॉपिक RR मौर्य की। जनरली आप बेरेक्ट पढ़ लो UPZLR का, मोर देन सफिशिएंट है। एग्ज़ाम में वही पूछते, वही लिखना होता है।
और वही लिखा था मैंने, डायरेक्ट लिखा था। बट ये जैसे क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, स्टूडेंट्स, मैं भी पहले गलती करता था, 2 पार्ट को ज़्यादा वेटेज दे दी, एक 2 पार्ट को कम वेटेज दी मैंने, वो 1-2 पार्ट मैंने 3-3 लाइन में लिख दिया, तो उसमें नंबर कटते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही 4 पार्ट में था कि क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स, डिफरेंस बिटवीन BWTR एंड BWNTR, और लैंड इन विच भूमिधरी राइट डज नॉट एक्रू। 4 पेज में आंसर लिखना था सर। तो मैंने पहला पेज क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स पे पूरा लिखा, और उसमें उत्तराखंड की अमेंडमेंट्स थी तो मैंने वो भी लिखी थी। फिर मैंने 2 पेज BWTR और BWNTR के डिफरेंस लिखे। फिर लास्ट पेज में मैंने लैंड इन विच भूमिधरी राइट डज नॉट एक्रू, वो सेक्शन 132 है, उसके 8 पॉइंट्स लिखे। तो कंप्रिहेंसिव आंसर का और पहला आंसर के इंप्रेशन आपके पूरे पेपर के मार्क्स डिसाइड करता है। क्योंकि सर पहला ही आंसर मैंने अच्छा लिख दिया था, और मैं BWTR और NTR का आंसर प्रिपेयर करके गया था, तो उसका मुझे एज भी मिला कि टाइम कम लगा उस पेपर को अटेम्प्ट करने में। और सर एक्सपीरियंस तो ये है कि देखिए, नोटबुक्स का रिवीजन आप भूल जाओ कितनी बार किए, बेरेट कितनी बार पढ़े हैं, तो मतलब आपकी तैयारी कंप्लीट है। जब आप याद है कि मैंने 4 बार पढ़े हैं, 10 बार पढ़े, तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। आज की डेट में मैंने रजिस्टर्स कितनी बार पढ़ लिए मुझे गिनती नहीं याद, क्योंकि मैंने तो खैर मेंस भी ज़्यादा दी है, स्ट्रगल रहा है, तो उस कारण से भी है। बट आपको भूल जाना चाहिए कि कितनी बार पढ़े हैं। और जैसे एक बार आंसर राइटिंग पैटर्न सीख लीजिए, लिख के कृष्णा सर से चेक करवा के, एक बार सर कह दे कि हाँ ये आंसर पैटर्न सही है, तो जो अपने नोट्स पढ़ रहे हो उसी पैटर्न में पढ़िए। जैसे अभी मैं सुन रहा था सर CPC पढ़ा रहे हैं सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 CPC को उस फॉर्मेट में याद रखिए कि सर ने पहले पर्पस पॉलिसी पढ़ाया है कि मैटर एडजुडिकेटेड वंस टेकन फॉर ट्रुथ, वो पहले लिखिए। जो पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी सर आपने पढ़ाई है वो लिखिए। आंसर को नोट्स पढ़ते हुए भी उसी फॉर्मेट में पढ़िए कि मुझे आंसर अटेम्प्ट करना है, तो पब्लिक पॉलिसी का पहला पॉइंट दिमाग में, फिर प्राइवेट पब्लिक पॉलिसी में कैसे कैसे की लिटिगेशन ख़त्म करनी, जो भी आपने याद है। फिर सेक्शन 10 लिखिए, उसको सेक्शन 10 को थोड़ा डिफाइन कर लीजिए, रेस जुडिकाटा का मतलब। फिर एसेंशियल्स लिख दीजिए। अगर थियोरेटिकल स्टेट है वो सेक्शंस को ब्रेकअप और एसेंशियल्स मांगती है। सेक्शन 11, हाँ सेक्शन 11 सर। तो सेक्शन 11 के 5-6 एसेंशियल्स है, वो आप पूरे लिखिए, और एक्सप्लेनेशन ब्रीफली लिखिए एक एक। अगर मेजरली आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वाली 4 लिख रहे हैं, सर 8 पढ़ा रहे थे अभी, फॉर्मर कोर कम्पिटेंट वाला, उसमें सुलोचना हमारे, मेरे को वही रिकॉल हो गया सर आपको। अभी केस तक हम गए नहीं। अच्छा तो आप देखिए, आपको सर रेस जुडिकाटा पढ़ाएंगे 50-100 पेज में, उससे आपको DGS हो या कोई भी एग्जाम का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बट अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको लिखना 2 पेज में आंसर है, तो अपने जो नोट्स हैं उसको, जो आंसर राइटिंग सर बताते हैं कि पर्पस पॉलिसी लिखो, सेक्शन को एक्सप्लेन करो, केस लॉ लिखो, एग्जाम्पल लिखो, तो उस पूरे जो आप रिवाइज करें तो उस मैनर में रिवाइज करिए। क्योंकि आप जैसे CPC में आपकी 400-500 पेज के रजिस्टर बन जाएगा, तो आप वो पूरे के आंसर नोट, मैंने हर एक के शॉर्ट नोट से आंसर राइटिंग अगर फिजिबल नहीं हो पा रहा, तो अपने उसी नोट्स में आप पॉइंटर्स बनाइए, 1 पॉइंट ये, 2nd पॉइंट ये, हेडिंग उसी में लिख लीजिए। आपकी जो जिस हिसाब से पढ़ेंगे एग्जाम में अटेम्प्ट भी उस हिसाब से करेंगे। मैं पहले पैराग्राफ में पढ़ता था, पैराग्राफ में लिखाता था, फिर मैंने पॉइंटर्स और हेडिंग्स में पढ़ना शुरू किया तो उसी में लिखा। फिर तो आंसर प्रेजेंटेबल आपके जो पढ़ने का तरीका होगा उससे अपने आप हो जाएगा। और तो सर यही है कि मल्टीपल रिवीजन और मेंटल रिवीजन इज़ द की। और लाइव लॉ तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइव लॉ। जैसे CRPC है और रजिस्टर मेरा 300-400 पेज का होगा, तो उसके बाद अभी 3 साल के कितने केसेस उसमें ऐड हो गए हैं मुझे भी नहीं गिनती रही याद, क्योंकि DGS में तो सर लेटेस्ट केसेस बहुत पढ़ते हैं ना, तो DGS स्पेसिफिकली खूब रिसेंट लाइव लॉ फॉलो करके पढ़ाई की है। तो अभी तुमने मेंस लिखा है? हाँ जी सर। कैसा हुआ है? अच्छा हुआ सर। वही सर, पिछली बार आंसर राइटिंग पैटर्न की गलती थी। पिछली बार मेरे सर मेंस में 531 थे और 541 का सिलेक्शन हुआ था। मार्क्स कम नहीं थे लेकिन ठीक थे। हाँ जी, और इंटरव्यू में 115 आए थे। इंटरव्यू में ठीक ही था। हाँ जी सर, मेन तो गलती आंसर राइटिंग की थी ना मेरी। वो अब इस बार सुधरी है। इस बार मैंने DGS के लिए सर कृष्णा सर को आंसर पैटर्न आंसर लिख के भी भेजा था कि पिछला आंसर सर ये था, और इस बार जैसे क्रिमिनल लॉ में 30 मार्कर का बड़े फैक्ट बेस आते, तो मैंने उस जजमेंट राइटिंग टाइप आंसर लिख के भी भेजा था सर को। तो सर ने कहा था दिस इज़ एक्सीलेंट अप्रोच, ये इसी को कीप इट अप। तो वो चीज़ें इस बार DGS के लिए मैंने खूब करी थी सर।
तो मेरे को पिछली बार डीजीएस में जो 30-30 मार्कर में आंसर सही थे, 20-20 मार्क्स मिले थे। और वही आंसर सही प्रेजेंटेबल लिखता मैं तो 24-24 हो जाते, क्योंकि 24-25 मिले हैं बच्चों को। तो मेजरली आपकी अगर एग्जामिनर को आंसर ढूंढना पड़ रहा है आपका, तो सोच लो आपके 2-4 नंबर कट गए हर एक आंसर में। एग्जामिनर को आंसर ढूंढना ना पड़े। मैं तो फेसबुक इंस्टा बंद कर रखा था प्रिपरेशन के टाइम, अब डाला है तो मैं फेसबुक इंस्टा में रील्स देख रहा था सर की, तो उसमें सर कह रहे थे कि सारी चीज़ करनी पड़ती है, कुछ छोड़ दो कि एक चीज़ में मैंने या आंसर राइटिंग नहीं करी है, थोड़ा हार्ड वर्क नहीं किया कि हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ है। आपको सारी चीज़ें करनी है तब सिलेक्शन होता है। और सर आप उसमें कह भी रहे थे कि अगर एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है आंसर तो 2 नंबर गए, तो ये रियलिटी है। और बच्चे मेरी बात मानते नहीं है। नहीं सर, मानते हैं बच्चे, बहुत मानते हैं सर आपकी बात। मैं तो भुक्तभोगी हूँ इस हिसाब से कि 3-4 मेंस मैंने इसी चक्कर में ख़राब हुए हैं सर। मेरा हरियाणा में भी स्कोर 438 था, और गलती ये आंसर राइटिंग की, हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी उसमें। तो खैर सर, मेरे को स्टार्टिंग के आंसरों में नहीं, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, बस इतनी चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ने की मेहनत ना करनी पड़े। आप खुला लिखिए, प्रेजेंटेबल लिखिए, 4-5 लाइन से बड़ा पैराग्राफ मत लिखिए, एग्जामिनर उतना पढ़ लेगा, उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को। अब वो पूरा 1 पेज का 1 पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर को कुछ याद नहीं रहता कि आपने क्या लिखा है। जैसे हरियाणा में स्टार्टिंग के आंसरों में सर मुझे मिल रहे थे 30-40% नंबर। अब जैसे जैसे एग्जामिनर आगे बढ़ता गया फिर 60-60% नंबर देने लगा। कंटेंट सेम है, बट वो पहले इंप्रेशन पड़ा गंदी हैंड राइटिंग, गंदी प्रेजेंटेशन का, तो नंबर कम मिलते गए। जब एग्जामिनर पढ़ता गया कि कंटेंट तो सही है, तो फिर एग्जामिनर नंबर बढ़ाता गया, बट वो पिछले नंबर नहीं बढ़ाएगा आपके, जो दे दिए वो दे दिए, तो ऑन एन एवरेज मार्क्स कम रहेंगे। तो वही कमियां थी सर, वो सुधारी मैंने, तो इसलिए जितने नंबर आए उस चक्कर में आए, नहीं तो मैं अभी भी 508 की बदली 450 नंबर पे होता अगर वो आंसर राइटिंग नहीं सुधारी होती। आंसर राइटिंग इज अ मस्ट प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ आजकल, इन लोग को आंसर करा रहा हूँ, सीपीसी पढ़ा रहा हूँ, उसमें काफी जी, आप उसमें आंसर लिखवाते भी, आपने वो सुलोचना अम्मा वाला वो केस फैक्ट्स बेस पे आपने वो आंसर भी डिक्टेट किया हुआ है, कराना है। हाँ जी सर, तो वही है सर, आंसर तो पैटर्न हमें पता चल जाता है मगर हम फॉलो नहीं करते, वो हमारी गलती है। अगर हम रिवाइज भी उसी मैनर में करें हर एक टॉपिक, तो ऑटोमेटिक आपके सारे आंसर प्रिपेयर्ड रहेंगे प्री हैंड। आपको एग्जाम में बैठ के अच्छा क्वेश्चन ही है क्या आंसर लिखना है सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। प्रैक्टिस अगर है तो ऑटोमेटिक वो एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, एंड दैट सेम स्टाइल यू विल उसी स्टाइल में लिख दोगे आप। हाँ जी सर, इट इज नेचुरल। हाँ जी, पहले सोचना पड़ता है कि कैसे लिखे। अगर आप सोचने सर के नज़रिए से ही लग जाओ कि आंसर इस हिसाब से लिखना है, तो फिर आप वो टॉपिक पढ़ोगे भी उसी हिसाब से। जैसे सर सेक्शन 25 का सब्सटेंटिव लॉ में क्वेश्चन था, कंसिडरेशन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड और अनलेस रजिस्टर्ड राइटिंग और प्रॉमिस टू कंपनसेट। सेक्शन 25 पे क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर पहला क्वेश्चन था सब्सटेंटिव लॉ का, 15 नंबर का है, 2 पेज लिखने। सब्सटेंटिव लॉ में सर ये पेजेस कम देते हैं लिखने के लिए, फिक्स पेज लिमिट है, बट बाकी प्रोसीजरल और बाकी पेपर में पेजेस ज़्यादा होते हैं। जैसे 15 नंबर में 3 पेज देंगे, यहाँ 2 पेज दिए थे। अगर मैं सिर्फ सेक्शन 25 लिखाता उस क्वेश्चन में तो मुझे 15 में से 6 मिलते। स्टार्ट करो पर्पस पॉलिसी से। सेक्शन 25 का पर्पस क्या है? क्विड प्रो क्यो फॉर प्रॉमिस है, कंसिडरेशन। आप मुल्ला को कोट करिए जुरिस्ट को कि पार्टी एंटर इनटू एग्रीमेंट नॉट ऑन इम्पल्स बट विद डेलिब्रेशन ड्यू टू कंसिडरेशन। फिर आप सेक्शन 2(8) को लिखिए कि कंसिडरेशन यहाँ डिफाइन है। कम स्पेस लीजिए, 1-2 लाइन में लिखिए, बट आंसर कंप्रीहेंसिव लिखिए हमेशा। फिर सेक्शन 10 को लिखिए, क्योंकि सेक्शन 10 डिटरमाइन करता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट अनलेस वो बाकी में फॉल नहीं कर रहा। तो सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 25 में जाइए और ये आंसर क्रोनोलॉजी में लिखिए। आप पहले सेक्शन 25 लिख दे रहे, फिर 2D लिख रहे, फिर सेक्शन 10 लिख रहे, आपने लॉ सब लिख दिया, मगर एग्जामिनर को आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं दिखेगा, तो उसमें नंबर भी क्लैरिटी से नहीं मिलेंगे। तो फिर सेक्शन 25 लिखिए, जो उसके मेन हेडिंग लिखिए, फिर उसके जो 3 एक्सेप्शन है उन 3 एक्सेप्शन के पहले एक हेडिंग बनाइए। जैसे पहला आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, उसकी हेडिंग बना के उसके 4 एसेंशियल को पॉइंटर्स में लिख दीजिए। राइटिंग, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशन। नियर रिलेशन में आप आउट ऑफ लव अफेक्शन में केस लॉ लिख दीजिए। एक केस लॉ काफ़ी है उसमें, क्योंकि 2 पेज लिखने, ज़्यादा लिखना भी नहीं है।
फिर सेकंड लिख लीजिए पास्ट वॉलंटरी सर्विस, फिर टाइम बार डेट पे लिख दीजिए उसके एसेंशियल पॉइंटर्स में 2-2, क्योंकि पेजेस कम है, आपको कम पेज में ज़्यादा कम्युनिकेट करना है एग्जामिनर को। जैसे आईपीसी और उसमें सर प्रेजेंट डे में तो पेजेस ज़्यादा थे, तो हमें सोचना था कैसे पेज कवर करें, बट सब्सटेंटिव में कम पेज में आपको एग्जामिनर को कम्युनिकेट कितना करना है। वर्ड लिमिट लिखिए 50 या 100, कोई फॉलो नहीं करता वर्ड लिमिट, बट जितना पेज है वो उसमें आप पूरा आंसर कम्युनिकेट करिए। तो फिर बस वो सेक्शन 25 लिखिए। उसके अलावा आपको गोमा मैम ने 3 एक्सेप्शन और भी पढ़ाए, एजेंसी, ग्रेशियस वेलमेंट, वो भी लिखिए उसमें, गिफ्ट। फिर उसके हिसाब से कंक्लूजन एक लाइन का कुछ भी चलेगा, छोटा एक कंक्लूडिंग, कई आंसर्स कंक्लूजन मांगते हैं, उसमें कंक्लूजन और इंट्रो लिखने चाहिए। कई नहीं मांगते तो आप उसमें स्किप भी कर सकते हैं, बट एक जनरल लाइन कंक्लूजन की कुछ लिख सको तो लिख देनी चाहिए। ये चीज़ सीखी सर मैंने। चलो बहुत अच्छा, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ तो बता दिया इसने, और कुछ तो नहीं है सर? सब कुछ तो बता दिया, आंसर राइटिंग भी बता दिया, इंटरव्यू का भी बता दिया, प्रेजेंट डे लॉ कैसे पढ़ते हैं, बाकी लॉ तो आप पढ़ ही रहे हो तो वो सब आपको पता चल ही जाएगा। लैंग्वेज में एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, हम सब गलती करते हैं, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेटिव डे, एग्ज़ाम भले ही आपका 1 साल बाद होना है, हर दिन हिंदी राइटिंग लिखिए जो हिंदी के टच में नहीं है। मेरे सर पिछले पेपरों में हिंदी की भी कमी रही थी, हिंदी लिखने की उतनी हैबिट नहीं थी, मैंने मेन से पहले हिंदी राइटिंग शुरू करी थी, बट अब मैंने जैसे 3-4 महीने थे तो हर दिन आधा घंटा हिंदी लिखता था, तो उसमें टाइम कम लगता है, प्लस आपकी हिंदी की हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि हिंदी लिखने की हैबिट हमें होती नहीं है सर। तो लैंग्वेज को हमेशा अगर आप आधा घंटा दोगे तो एग्ज़ाम के मेंस के टाइम में आपको लैंग्वेज में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आप प्योरली लॉ पे फोकस कर पाओगे। और सर मैं प्री पे एक चीज़ कहूँगा, भले ही मेरे को सूट करा, जनरली वो नहीं हो सकता। कई स्टूडेंट सर, कई फ्रेंड्स मेरे, वो कहते हैं एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हमने, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए इतने सारे। मैंने ट्रूली सर कभी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता था और मेरे प्री सर अच्छे नंबर से क्लियर हो गए सारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हुए आपको ये अपने अंदर एनालिटिकल स्किल लानी है कि बेरेक्ट में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू रिपीट नहीं होने कभी भी, लोग सिंगल सॉल्व करते रहते हैं। एक बार सॉल्व कर लो, उसमें से केस लॉस उठा लो कि जो लैंडमार्क पुराने केसेस है जो जनरली हम नहीं पढ़ते, उसकी लिस्ट बना लो, फॉर दैट इट इज़ गुड, बट मेन फोकस बेरेक्ट पे होना चाहिए। आपका इतने बार बेरेक्ट हो जाना चाहिए कि आप सीआरपीसी 3 से 4 घंटे में पढ़ लो पीटी से पहले। वो आप बेरेक्ट के रिवीजन से कर सकते हो, एमसीक्यू से नहीं कर सकते। आपको पूरा बेरेक्ट पढ़ना है कवर टू कवर। आप पहली रीडिंग में 4 दिन लगेंगे, बट आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना कम टाइम लगता है। अब जैसे सर मैंने अभी हरियाणा का दिया था और उस समय दिल्ली का पेपर था 1 हफ्ते बाद ही, तो टाइम कम था, दिल्ली फोकस था, बट हरियाणा में 2 दिन पढ़ा पीटी के लिए। 4 साल की पढ़ाई सर का पढ़ाया हुआ और बेरेक्ट पता नहीं कितनी बार पढ़ लिए, तो वो 1-2 दिन में रिवाइज हो गए सारे बेरेक्ट। मैं पूरे बेरेक्ट रिवाइज करके गया हूँ 2 दिन में। और स्कोर सर गॉड सर के ब्लेसिंग से स्कोर अच्छा आया मेरा, 444 आए सर पीटी में 500 में से। और सिर्फ एक कारण है बेरेक्ट। बच्चे बेरेक्ट के मेजर टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते। सर हमेशा कहते हैं बेरेक्ट पूरा पढ़ो, जो सर ने पढ़ा दिया और जो सर कहते हैं ये सब पढ़ो, बच्चे वो सब चीज़ें नहीं पढ़ते सर। और क्वेश्चन सर पीटी बनाने उनको भी, पेपर सेटर को भी क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन कब तक पूछते रहेंगे, उन्हें चेंज करने हैं क्वेश्चन। अगर आपने बेरेक्ट पूरा पढ़ा है तो आपको हेल्प करता है। अब जैसे सर डीजीएस में इस बार हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इस बार उन्होंने कुछ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहाँ है सीआरपीसी में 232 के अराउंड कहाँ पर है। वो तो सर दिल्ली के हिसाब से नहीं पढ़ते, बट बेरेक्ट कितनी बार पढ़ा हुआ था। और सर ने सीआरपीसी में सर पढ़ाते हैं ट्रायल का प्रोसीजर, तो ट्रायल की पिक्चर दिमाग में बनी हुई थी कि पहले चार्ज फ्रेमिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, वो पहले डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज। अगर वो चीज़ें प्ली ऑफ गिल्ट वो सब याद है आपको, तो आप उसके हिसाब से सेक्शन ढूंढ सकते हो कि आपको उसमें मेजर सेक्शन तो याद रहते हैं, तो उस हिसाब से आप चलो तो गैस कर सकते हो। आप वो एलिमिनेशन टेक्निक तभी अपना सकते हो अगर आपने बेरेक्ट कंप्रीहेंसिवली पढ़ा है, क्योंकि बेरेक्ट में सर सब चीज़ तो हम पीटी के लिए नहीं पढ़ा होता हमने।
अगर हमने कंप्रिहेंसिवली बेयर एक्ट पढ़ा होता है तो हम एलिमिनेशन टेक्निक ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते होते हैं। उसका फायदा मेंस में भी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेंस में कहीं रिमोट सेक्शन से कुछ पूछ दिया ना, पीटी में अगर उसको पढ़ा हुआ है, हाँ जी, दैट विल हेल्प यू इन द मेंस। बिल्कुल सर। जैसे सर इस बार प्रोसीजरल लॉ में उत्तराखंड में समन्स पूछा था व्हेन अ पर्सन इज इन जेल। अब वो सर तो हम नहीं पढ़ते कभी भी, बट पीटी के लिए पढ़ा हुआ था तो पता था कि ऑर्डर 5 रूल 21 के बाद 23 24 में है। एग्जैक्ट रूल मुझे याद नहीं आया तो मैंने रफली लिख दिया कि बिटवीन 23 24 लिखा मैंने। तो जनरल पॉलिसी सर की कि भाई आपको पर्सन इन चार्ज को भेजना है, जो पुलिस वहाँ पे जो पर्सन इन अथॉरिटी है वहाँ पे भेजना है, वो कम्युनिकेट करेगा। बट अगर आप एसेंस में जाइए, जैसे सर कहते हैं ना लॉ के एसेंस में जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन जेल में है, उसमें समन जाना है, जेल अथॉरिटी को भेज दिया, बट आप लिख सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली एक इफेक्टिव ट्रायल और इफेक्टिव उसके लिए नेचुरल जस्टिस के लिए पहुंचना चाहिए, तो आप उसके फैमिली मेम्बर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं। भाई आंसर कंप्लीट कर रहे हैं ना, मैं 1 पेज 2 पेज लिख रहे हैं सब प्रोसीजर लॉ में, कैसे लिखेंगे? तो यही चीज़ जो सर का जो पढ़ाया हुआ एसेंस होता है ना, लॉ का एसेंस क्या है, समन का एसेंस क्या है, आप पहले उससे शुरुआत करिए, फिर इस प्रोविजन पे आइए। अदर टाइप्स ऑफ जैसे एक्सटेंडेड सर्विस सर पढ़ाते हैं और 4 टाइप के, वो सब लिखिए। फिर आप इस पर्सन इन जेल पे लिखिए। फिर आप लिखिए कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी कई बार लेते हैं कोर्ट्स कि आप उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इंटीमेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट आंसर भी बनता है, प्लस आपको अगर नहीं भी आ रहा तो आप उसके अराउंड ही लिख रहे हैं, तो आपको उसमें थोड़ा हेल्प मिलता है मार्क्स में, कि आपको 10 की बजाय 10 में 2 नहीं मिलेंगे, 10 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप टू द पॉइंट एग्जैक्ट नहीं भी लिख रहे तो कवर अप हो जाता है, अगर आप कंप्रिहेंसिवली लिख रहे हैं तो। वेरी करेक्ट। हाँ जी सर। मेन तो यही था कि पीटी के लिए सर बेयर एक्ट पढ़ने चाहिए जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बेयर एक्ट के बिना तो पीटी निकलेगा नहीं। हाँ जी, बेयर एक्ट है, केस लॉज है। हाँ जी, वो तो केसेस सर का नाम, केसेस के नाम तो लैंडमार्क और लेटेस्ट सारे पता होने चाहिए। हाँ जी, वो तो सर एमसीक्यू से केसेस की लिस्ट जैसे मैं बना लेता था, और फिर लेटेस्ट तो सर लाइव लॉ में हर दिन फॉलो करता था। जैसे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, एक फ्रेंड को रखा हुआ था, वो भी सर आप ही के स्टूडेंट है, तो हम लाइव लॉ की जो भी लेटेस्ट, जैसे हर दिन स्ट्राइक होती है हम भूल जाते हैं, तो मैं उस ग्रुप में डालता रहता था। और मंथ के एंड में मंथली डाइजेस्ट प्लस वो केसेस वो निकाल के मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बना रखा था, तो हर एक सब्जेक्ट में वो ऐड करता रहता था। तो वो आपको प्री मेंस में जैसे कई बार लेटेस्ट केसेस आ जाते हैं, आपको नाम रिकॉल नहीं होता, बट आप वो लाइव लॉ फॉलो करते रहते हैं रेगुलरली, तो नाम आ जाता होता है सर हमें। लेटेस्ट भी और लैंडमार्क भी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। पीटी के लिए तो क्या है, बेयर एक्ट पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्लासेस कर ही रहे हो, हाँ जी कॉन्सेप्ट सर। क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी सर, और प्लस केस लॉज। बिल्कुल सर, दैट्स इट, दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल अब सर। एमसीक्यू प्रैक्टिस तुमने नहीं किया होगा, लेकिन नहीं करनी चाहिए हाँ, सर, करनी बट चाहिए। बच्चे सिर्फ एमसीक्यू ही करके चले जाते हैं कि ये मैंने गलत 1000 एमसीक्यू कर लिए और बेयर एक्ट पूरा नहीं पढ़ा। मतलब पढ़ा नहीं और सिर्फ एमसीक्यू कर रहे, तब तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ पढ़ो, उसके ऊपर से फिर एमसीक्यू। हाँ जी सर, दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल सर। चल आजा। हाँ जी, हाँ जो भार हमारे कंधों में दिया है जुडिशरी का, उससे कम भार है सर। ये लो चॉकलेट। बस अच्छा करो लाइफ में। ये क्या है? अच्छा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा करिए लाइफ में, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट कैरियर, जजिंग एंड जस्टिसिंग। और अभी तो और भी एग्जाम्स का रिजल्ट आना है तुम्हारा, लेट्स सी। चलो, गॉड ब्लेस यू। आते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में।